नमस्कार, आदाब व तस्लीमात। विश्व दर्पण के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत और खैर मकदम है। कुछ जाती बुनियाद की बिना के ऊपर मैं पिछले जुमे को आपसे नहीं मिल सका था, लेकिन अब विश्व दर्पण का ताज़ा एपिसोड लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तनाज़े की जो कि गुज़िश्ता जुमेरात यानी कि 24 फरवरी को शुरू हुआ, लेकिन जिसकी गूंज और जिसके बारे में तकरीबन 4 महीने से ऐसे हालात बन रहे थे कि हर आदमी दुनिया की अमन व अमान के बारे में फिक्रमंद था। जी हाँ, हम आज बात करेंगे यूक्रेन में जारी तशद्दुद की और यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी लड़ाई की। हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी लड़ाई के पीछे कौन सा ऐसा मुल्क है जो कि एक बुनियादी वजह बना और जिसका असर पूरी दुनिया पर ना सिर्फ इकोनॉमिकली बल्कि डिफेंस या दिफा शोबे में भी काफी नुमाया रहेगा। आइए सबसे पहले जिक्र करते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाजा क्या है और ये कब से चला आ रहा है और इसकी शुरुआत कब से हुई। यूं तो रूस और यूक्रेन के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी या स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप उसकी शुरुआत सन 2008 में ही हो गई थी, लेकिन सन 2014 में जब से यूक्रेन ने सरगर्म तरीके से नाटो की मेंबरशिप के लिए अपनी एप्लीकेशन या अपनी अर्जी के ऊपर काम करना शुरू किया था, तब से रूस और यूक्रेन के दरमियान ताल्लुकात और खराब होते चले जा रहे थे। और इस खराब होते हुए ताल्लुकात की वजह से रूस ने एक ऐसा इकदाम लिया था जिसका कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट उस यूक्रेन के ऊपर बहुत जबरदस्त होता, और अगर यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप पूरी तरीके से इख्तियार कर लेता तो उसका रूस के ऊपर बहुत नेगेटिव या गैर मुस्बत असर होता। दरअसल तारीखी तौर पर काफी अरसे से रूस अपनी गैस जो कि वो यूरोपीय मुल्कों को मुहैया कराता था, वो जमीनी रास्ते के जरिए बिछाई गई गैस पाइपलाइंस के जरिए यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक को मुहैया कराई जाती थी। और उसकी गैस का सबसे बड़ा खरीदार जर्मनी था और अभी भी है, जो कि पूरे यूरोप की सबसे बड़ी मईशत या इकोनॉमी है। अपने इस सबसे बड़े खरीदार के लिए रूस ने सन 2017 में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसे नॉर्ड स्ट्रीम का नाम दिया गया था। नॉर्ड स्ट्रीम के जरिए रूस ने एक नई तरकीब की और उसने यूक्रेन को नजरअंदाज करते हुए बाल्टिक सी में समुद्र के नीचे गैस पाइपलाइंस बिछाई, जिसके जरिए वो जर्मनी को गैस मुहैया कराने का प्लान बना रहा था। और अमरन इसमें 2019 से शुरुआत हो भी चुकी थी और अब रूस और जर्मनी के दरमियान नॉर्ड स्ट्रीम 2 का एग्रीमेंट भी तकरीबन पूरा हो चुका था और उम्मीद की जा रही थी कि इस साल यानी सन 2022 के आखिर तक नॉर्ड स्ट्रीम 2 से भी जर्मनी को गैस मुहैया कराने का काम शुरू हो जाएगा। जर्मनी किस हद तक रूसी गैस के ऊपर मुनहसिर था या डिपेंडेंट था, इसका अंदाजा आप ये लगा सकते हैं कि जब नॉर्ड स्ट्रीम 2 दिसंबर 2022 में पूरा हो जाता तो उसके बाद रूसी गैस जर्मनी की एनर्जी डिमांड्स या उसकी तवानाई की जरूरियात का 45% हिस्सा पूरा कर रही होती। और इसी वजह से रूस ने खासतौर से नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया था। लेकिन ये बात यूक्रेन को गवारा नहीं थी, क्योंकि इन गैस पाइपलाइंस के बनने के बाद से यूक्रेन को एक तरीके से माली खसारा हो रहा था, क्योंकि जब ये रूसी गैस जमीन पर बिछाई गई गैस पाइपलाइनों के जरिए यूरोप को मुहैया कराई जाती थी तो उसमें से रेवेन्यू यानी कि टोटल प्रॉफिट का एक हिस्सा रूस को यूक्रेन को अदा करना होता था। लेकिन जब से रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, उसने यूक्रेन को यह पैसा देना बंद कर दिया था, क्योंकि गैस अब यूक्रेन के रास्ते नहीं जा रही थी। इसके साथ ही साथ मैं आपको यहां बताता चलूं कि रूस को यूक्रेन से जो सबसे बड़ी शिकायत थी वो ये थी कि वो क्यों नाटो का मेंबर बनना चाहता है। इसकी बुनियादी वजह, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, कि मुआशी या इकोनॉमिक रही है। और यूक्रेन की लीडरशिप जो कि तकरीबन 2009 से हमेशा प्रो रशियन या रशियन हामी रही है, उसमें कुछ तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही थी और अब ऐसे लीडर्स सामने आ रहे थे, खुसूसन सन 2014 के बाद से, जो कि प्रो अमेरिकन या प्रो वेस्टर्न यूरोप माने जा सकते हैं या कहे जा सकते हैं।
और उनका ख्याल था कि यूक्रेन को एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क होने के नाते नाटो की मेंबरशिप लेनी चाहिए, जबकि रूस को खदशा था कि अगर यूक्रेन ऐसा करता है तो यूरोपियन फोर्सेस और दरहकीकत अमेरिकन फोर्सेस नाटो के जरिए रूस की सरहदों के बहुत करीब आ जाएंगी, क्योंकि तारीखी तौर पर यूक्रेन हमेशा से एक बफर जोन या एक ऐसे दरमियानी खित्ते के तौर पर रूस की हिफाजत करता रहा है जो कि यूरोप और रूस के दरमियान मौजूद है। यूरोप से अगर कोई हमला होता तो वो यूक्रेन के रास्ते ही हो सकता था, और अभी भी यही हो रहा है कि यूक्रेन के हामी जो भी मुल्क हैं वो वेस्टर्न यूरोप के रास्ते यूक्रेन की हिमायत करने के लिए आ रहे हैं। इसके साथ ही साथ यहां पर एक बात और गौर तलब है कि जिस तरीके से रूस अपनी गैस जर्मनी को कंसेशनल रेट्स के ऊपर मुहैया करा रहा था और जिस तरीके से जर्मन इकोनॉमी का इन्हिसार रूसी गैस के ऊपर बढ़ता चला जा रहा था, उससे अमेरिका के फौजी जनरलों, वहां के डिफेंस कमेंटेटर्स, एनालिस्ट, स्ट्रेटेजिस्ट, इन सबको यह खदशा था कि इसके जरिए रूस मगरबी यूरोप यानी कि वेस्टर्न यूरोप और खास तौर से जर्मनी में अपना असर और रसूख बढ़ाता चला जा रहा है, और एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब वो इन सब मुल्कों की तवानाई की जरूरियात या एनर्जी डिमांड को पूरा करने के काबिल हो जाएगा। तो उस वक्त वो वेस्टर्न यूरोप और जर्मनी को ब्लैकमेल कर सकता है और उनके सामने अपनी शर्तें रख सकता है, और इस तरीके से वो मुल्क जो कि अभी तक अमेरिका के हलीफ या अमेरिका के पिट्ठू या अमेरिका के एलाइज कहे जाते थे, वो एक तरीके से रूसी कैंप में शामिल हो जाएंगे, और ये किसी भी तरीके से अमेरिका को गवारा नहीं था। यहां पर मैंने सबसे पहले जिक्र किया था कि इस रूसी गैस का सबसे बड़ा खरीदार जर्मनी था और अभी भी है, और उसी की वजह से ये तनाज़ा इतने बड़े तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर सका है। लेकिन जब से गुज़िश्ता हफ्ते यानी कि 24 फरवरी को रूस ने अमलन अपनी फौजें यूक्रेन में भेजी, उसके बाद से जर्मनी के सियासी हलकों में खलबली मची हुई थी, क्योंकि अभी तक जर्मनी नाटो की और अमेरिका की उन शरायत या उन डिमांड्स को मानने के लिए तैयार नहीं था जिसके मुताबिक उनका कहना था कि जर्मनी को अपनी मिलिट्री को ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए, और ना ही वो अपने दिफा या डिफेंस के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार था। और जब से ये तनाज़ा शुरू हुआ था तो रूस के खिलाफ जो पाबंदियां आयद की जा रही थीं उसमें अमलन या प्रैक्टिकल तौर पर जर्मनी अमेरिका और उसके एलाइज का साथ नहीं दे रहा था, जैसे कि उसने उन बैंकिंग रूल्स की हिमायत करने से इनकार कर दिया था जिसके जरिए रशियन बैंक्स यूरोपियन बैंक्स को पेमेंट अदा कर सकते हैं। लेकिन अचानक इतवार 27 फरवरी को जर्मनी के प्रेसिडेंट ओलाफ शॉल्स ने बुंडेस्टाग, जो कि जर्मनी की पार्लियामेंट है, वहां पर एक तकरीर दी जिसे कि तारीखी तकरीर करार दिया जा रहा है। उस तकरीर में उन्होंने कहा कि जर्मनी ने यह फैसला किया है कि वो अब रूस से गैस नहीं खरीदेगा और नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का मुआहदा खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ऐलान किया कि जर्मनी उन सब बैंकिंग रेगुलेशंस को भी मानेगा जो कि नाटो और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने रूस के खिलाफ आयद की हैं। लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में जो सबसे बड़ी बात कही वो ये थी कि अब अमलन या प्रैक्टिकल तौर पर जर्मनी अपने आप को एक मर्तबा फिर मिलिटराइज करेगा, जो कि जंग अजीम दोम या वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक तरीके से खत्म हो चुका था। और इस दौरान में जर्मनी ने उस वक्त होने वाले मुआहदों के मुताबिक अपनी फौजों की तादाद कम से कम या बिल्कुल कम कर दी थी। जहां एक जमाने में जर्मनी के पास 35,000 टैंक हुआ करते थे, इस वक्त उसके पास सिर्फ 225 टैंक मौजूद हैं, और उसके जंगी तैयारे जो उसकी हिफाजत करने के लिए मौजूद हैं, टॉर्नेडो जंगी तैयारे, वो निहायत पुराने हो चुके हैं। और अमलन भी जर्मन मिलिट्री के जो फौजी हैं उनको
किसी भी मुल्क पर हमला करने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, बल्कि उनको सिर्फ अपना दिफा या अपने डिफेंस करने के काम दिए जाते थे। और इसका इजहार हुआ था अभी अफगानिस्तान की लड़ाई के दौरान कि जब भी अमेरिका ने जर्मनी से उसके फौजी मांगे तो उन फौजियों को लड़ने के लिए या लड़ाई के किसी कॉन्फ्लिक्ट जोन में इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि वो डिसिप्लिन बनाने के लिए और तकरीबन आप कह सकते हैं कि गैर फौजी काम करने के लिए मामूर या तैनात किए जाते थे। लेकिन ओलाफ शॉल्स के इस बयान के बाद कि अब जर्मनी अपने दिफा के ऊपर अपने जीडीपी का 2% हर साल खर्च करेगा, यानी कि शॉल्स के मुताबिक अब जर्मनी तकरीबन 100 अरब यूरो या 85 अरब पाउंड या 113 अरब डॉलर अपने डिफेंस और अपनी मिलिट्री सलाहियत को बढ़ाने के ऊपर खर्च करेगा। और अभी फिलवक्त ये रकम जो है वो तकरीबन 50 अरब डॉलर के है, यानी कि इसमें दुगने से भी ज्यादा का इजाफे का ऐलान जर्मनी ने किया है। और आप समझ सकते हैं कि इस ऐलान के बाद सबसे ज्यादा खुशी अमेरिका की उन आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में है जो कि बज़ाहिर तौर पर पूरी दुनिया को आर्म्स एंड आर्मामेंट्स यानी कि असलाह मुहैया कराते हैं। और ओलाफ शॉल्स ने भी अपनी तकरीर में यह कहा है कि अब जर्मनी ज्यादा से ज्यादा तादाद में नए से नए जदीद ड्रोन्स और नई मिलिट्री और डिफेंस टेक्नोलॉजीज खरीदेगा ताकि वो अपनी हिफाजत कर सके और साथ ही साथ नाटो की हर सरगर्मी में वो शाने बशाना रहे दूसरे मुल्कों के साथ बिना किसी हीलो हुज्जत के। यानी कि अब जर्मनी एक बार फिर से अपने आप को उसी रविश के ऊपर मिलिटराइज करेगा या अपनी फौजी ताकत बढ़ाएगा जो कि एडोल्फ हिटलर के जमाने में कभी जर्मनी में रूनुमा हुई थी और जिसको पूरी दुनिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खत्म कर दिया था। लेकिन कुछ दिफाई और जियो स्ट्रेटेजिक कमेंटेटर्स और एक्सपर्ट्स का कहना है कि सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला करके अमेरिका और नाटो इत्तेहादियों को एक ऐसा मौका दिया है जिसको कि आप कह सकते हैं कि उन्होंने जर्मनी का दोबारा पुनर्जन्म या रीबर्थ किया है। और अब जर्मनी को कोई भी मुल्क दोबारा एक आलमी मिलिट्री ताकत बनने से नहीं रोक सकता है। और जर्मन चांसलर का कहना है कि उनका यह कदम रूस और चीन दोनों की तरफ से बढ़ते हुए खतरात के पेश नजर भी लिया गया है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि इस सारे मामले का सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका और नाटो के उन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स को होगा जो कि पूरी दुनिया में अब तक आर्म्स और आर्मामेंट्स की सप्लाई करते चले आ रहे हैं और पूरी दुनिया में अमन व अमान को सबसे बड़ा चैलेंज है। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और इस पूरे मामले में जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स या ताजा सूरत हाल होती है हम उसके ऊपर अपने राय और उसके पीछे क्या वजूहात हैं उन सब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रहेंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी राय से जरूर नवाजें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।